Good evening, everyone. आज से आपके लैब सेशन स्टार्ट हुए हैं, राइट? गुड इवनिंग। यस। तो कैसा हुआ आपका लैब सेशन? गुड इवनिंग। सो बेसिकली कैसा फीडबैक है आपका लैब सेशंस के बारे में? डाउट्स क्लियर हुए? यस। मजा आ रहा है? लैब सेशंस में रिवीजन होती है, एक्स्ट्रा की पढ़ाई होती है, एक्स्ट्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें देखने मिलते हैं और इसी के साथ बातें भी बहुत होती है। सो बेसिकली एन्जॉय करते हैं हम लैब सेशंस। Okay, just let me check once. तो सिद्धि नहीं, एक्चुअली आपको सिर्फ लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होने वाले हैं। लैब सेशंस के रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से आपको लैब सेशंस लाइव ही अटेंड करने होंगे। व्हाट वाज द टाइम? तो जया, 2 लैब सेशंस होते हैं आपके। एक सुबह 8 बजे रहता है और दूसरा आई थिंक 11 बजे है, राइट? जस्ट लेट मी चेक वंस। तो यस, एक सुबह 8 बजे है, दूसरा 11 बजे है। पॉसिबल है तो दोनों लैब सेशंस अटेंड करो। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार लेक्चर में किसी ने भी मुझे ये क्वेश्चन नहीं किया कि दोनों भी लैब सेशंस अटेंड करना मैंडेटरी है क्या। हाँ, मतलब फर्स्ट लैब सेशन दूसरे सर लेते हैं, सेकंड लैब सेशन अलग सर लेते हैं। दोनों लैब सेशंस के लिए सर अलग है। विशाल, आपको कुछ कहना है क्या? हाँ मैम, वो टेस्टिंग का कब चालू कर रहे हो मैम? अपनी स्टार्टिंग सी प्रोग्रामिंग से होती है। जब तक सी का मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका टेस्टिंग का मॉड्यूल स्टार्ट नहीं होने वाला। तो एक मंथ, फर्स्ट मंथ में आपका सी कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 1.5 मंथ में। और फिर ओके आपका टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैनुअल टेस्टिंग पहले रहता है। ओके ओके। हाँ। मैम लैब सेशंस कब होते हैं? मीन्स अ, एक रोज एक होने मिनट, वाले हैं? जया, 1 मिनट। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको कहा था कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा इसी वजह से। तो जो भी डाउट है वो चैट बॉक्स में दे दो, ठीक है? हाँ। तो लैब सेशंस हर रोज रहेंगे और हर रोज टाइम सेम ही रहेगा। एक लैब सेशन सुबह 8 से 9:30 बजे तक, दूसरा लैब सेशन दोपहर में 11 से 12 बजे तक। अब दूसरा लैब सेशन एक ही घंटे का होगा क्या? ऐसा नहीं है। इफ यू हैव डाउट तो देर आर चांसेस कि आपका लैब सेशन 11 से 12:30 तक चलेगा। ओके? यस। सबसे पहले टेस्टिंग के लिए मैनुअल टेस्टिंग ही स्टार्ट होगा। इसका रीजन ये है, सेलेनियम सीखने के लिए हमें कोर जावा आना जरूरी है। तो कोर जावा जब तक आपका होता नहीं है तब तक सेलेनियम तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये अपना सीक्वेंस रहेगा। यस।
कुछ रीजन की वजह से आपका एक लैब सेशन मिस हो सकता है साक्षी। एक लैब सेशन तो हम अटेंड कर ही सकते हैं। अगर एक मिस होता है तो दूसरा अटेंड करने की कोशिश करो, ठीक है? अगर आप पेड मेंबर्स हो तो आपको लैब सेशंस के भी रिकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। सिर्फ फ्री ग्रुप में लैब सेशंस के रिकॉर्डिंग नहीं आते हैं, अदरवाइज आपको लैब सेशंस के रिकॉर्डिंग मिलेगी। और जब भी आप एडमिशन लेते हो उस टाइम पे आपको डे 1 से रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमने लेट एडमिशन लिया इसलिए हमें सिर्फ उस दिन के आगे से रिकॉर्डिंग मिल रहे हैं, नहीं। 7 नवंबर को अपनी बैच स्टार्ट हुई थी तो आपको 7 नवंबर से जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस है वो सब मिल जाएंगे। ओके, अब मुझे बताओ जो असाइनमेंट बेसिक असाइनमेंट्स मैंने शेयर की थी उस असाइनमेंट में आपको कोई डाउट है? एनीवन एनी डाउट इन असाइनमेंट 0? नो। अरे वाह, नाइस। चलो फिर तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने ऑपरेटर्स देखे, राइट? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, उसमें बेसिक ऑपरेशंस भी हमने एग्जीक्यूट कर लिए। अब इन्हीं बेसिक ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से हम एक टास्क आज कंप्लीट करने वाले हैं विच इज सम ऑफ डिजिट। सो सम ऑफ डिजिट मतलब क्या है, लेट अस सी। सो यस, सम ऑफ डिजिट में अपने पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 153, ठीक है? तो इस नंबर में जो भी डिजिट्स है आपको हर एक डिजिट की एडिशन करनी है, जैसे कि 1 + 5 + 3। सो 1 + 5 6, 6 + 3 9। सो हमें यहाँ पे सम ऑफ डिजिट में आंसर क्या डिस्प्ले करना है? 9। सो हर एक डिजिट की एडिशन करने के लिए हमें सबसे पहले इस नंबर में जितने भी डिजिट्स है उन्हें सेपरेट आउट करना होगा। 3 अलग करना होगा, 5 अलग करना होगा, 1 अलग करना होगा। करेक्ट है? यस। तो किसी के पास कुछ आइडिया है हम कैसे ये टास्क अचीव कर सकते हैं? डिवाइड बाय 10। लेकिन ऐसा क्यों निखिल? डिवाइड बाय 10 ही क्यों? टू गेट द लास्ट डिजिट आउट। ओके, फाइन। तो हमें डिवीजन करनी है क्या? यस। डिवाइड बाय 10 ही करना है क्या? अगेन यस। इसका रीजन क्या है? 10 डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखते थे, राइट? हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते थे। तो वैसे 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती थी? अगर नंबर में लास्ट में 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल रहेगा। ऐसा कुछ याद आया? 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में कहा जाता था कि लास्ट मतलब यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 होना चाहिए। करेक्ट। तो अब अपना जो नंबर है तो वो तो 153 है। दैट मीन्स ये 153 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? इज इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10? नो। करेक्ट। और इसीलिए हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे। इससे क्या होता है? 10 से अगर मैं 153 को डिवाइड करती हूँ
तो 10 इंटू 15 हमें आंसर मिलेगा 150। 153 से अगर 150 माइनस होते तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर था, 0 के अलावा जो भी नंबर था, वो आपको सेपरेट करके मिल जाएगा। करेक्ट है। और इसलिए हम अपने नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक लास्ट वाला जो भी डिजिट रहेगा यूनिट प्लेस पे, फिर वो 0 रहेगा तो 0, अदर देन 0 अगर कोई भी नंबर रहता है तो अदर देन 0 जो नंबर है वो हमें सेपरेट आउट करके मिल जाएगा। लेकिन ये जो 3 आपको मिला है वो कौन से फॉर्मेट में मिला है? इसे आप क्या बोलते हो? इफ यू रिमेम्बर द लास्ट सेशन यू कैन आंसर दैट। इस 15 को आप क्या बोलोगे और 3 को क्या बोलोगे? परफेक्ट। सो 3 इज अ रिमाइंडर एंड 15 इज अ क्वोशंट। करेक्ट है। तो अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो एज अ रिमाइंडर हमें कौन सा डिजिट मिलेगा सेपरेट आउट करके? लास्ट डिजिट सेपरेट करके मिलेगा। ठीक है। और फिर उसी डिवीजन का क्वोशंट अगर आप नोटिस करते हो तो क्वोशंट मतलब क्या है? लास्ट डिजिट सेपरेट आउट करके जो नंबर रहता है दैट इज नथिंग बट योर क्वोशंट। पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस। अब रिमाइंडर हमें सेपरेट क्यों चाहिए था? एडिशन के लिए। यहां तक तो बात समझ में आ गई। फिर क्वोशंट क्यों जरूरी है? क्वोशंट जरूरी है क्या? तो यस, क्वोशंट भी जरूरी है। अगर आप इस 15 को सेपरेट आउट करते हो और फिर से इस 15 को 10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो अब यूनिट प्लेस पे कौन है? 15 है, राइट? तो एज अ रिमाइंडर यूनिट प्लेस की वैल्यू हमें मिलती है विच इज 5। अब सच में मिलती है क्या? यस। 10 1 जा 10, सो 15 माइनस 10 हमें आंसर क्या मिलेगा? 5। सो 5 विल बी रिमाइंडर एंड 1 विल बी दी क्वोशंट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 3 मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। यही नंबर्स चाहिए थे आपको सेपरेट करके, 1 प्लस 5 प्लस 3। कैसे किया और क्यों किया, ये रीजन क्लियर है एवरीवन? यस। अब ये जो अभी हमने जो भी टास्क इंप्लीमेंट किया वो पेन पेपर पे किया, मैथमेटिकली किया। अब इसी पूरे कोड को या इस प्रोसेस को अगर हमें कोड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें एल्गोरिदम लिखना है। तो एल्गोरिदम कैसे लिखोगे? सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, क्या लगता है आपको? आपके पास एक नंबर है 256, ये आपका नंबर है और मैंने आपको टास्क दिया है कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टार्ट वगैरह सब छोड़ दो, स्टार्ट हमने पहले ही कर लिया है ऐसा अज्यूम करो और स्टेप्स बताओ। परफेक्ट। वेरिएबल्स चाहिए, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं डिक्लेयर नम वेरिएबल। सिर्फ डिक्लेयर बोलेंगे तो हमें सिर्फ क्या लिखना होगा? इंटीजर नम। सिर्फ डिक्लेयर करना है क्या? अभी डिक्लेयर भी कर सकते हो लेकिन फिर आपको वैल्यू असाइन भी करनी होगी। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखो? डिक्लेयर एंड असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। और वेरिएबल का नेम क्या लोगे? अभी के लिए यहीं पे कंसीडर कर लो, वेरिएबल नेम है नम। तो नम वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, अगेन कंसीडर करना है, नम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 3 डिजिट है। तो जो टास्क अभी आप एग्जीक्यूट करोगे वो 3 डिजिट के लिए। सेकेंड स्टेप क्या रहेगी?
अब यहाँ पे जब आप बोलते हो नंबर डिवाइड बाय 10, पेन पेपर पे जब आपने ये डिवीजन परफॉर्म की तो आपको क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों भी आंखों के सामने दिख रहा था। लेकिन कोडिंग में अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो अलग ऑपरेटर यूज करना होगा और क्वोशंट चाहिए तो अलग ऑपरेटर यूज करना होगा, राइट? यस। तो अब मुझे बता सेकेंड स्टेप क्या रहेगी? हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी भी नंबर्स को तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के लिए हाँ इनिशियलाइज कर देंगे वो निखिल डायरेक्टली, ठीक है? हाँ, तो अब हमें इस 256 को तोड़ना है सिंगल सिंगल डिजिट में। सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट मिलता है और ये जो लास्ट डिजिट है वो आपको एज अ रिमाइंडर मिल रहा था। और रिमाइंडर आपको कौन से ऑपरेटर से मिलता है? परफेक्ट साक्षी। रिमाइंडर हमें कौन से ऑपरेटर की हेल्प से मिलेगा? मॉड ऑपरेटर से। परफेक्ट। सो नम मॉड 10 ये अगर आप लिखते हो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। अब ये जो वैल्यू है वो आप रिमाइंडर 1 इस वेरिएबल के थ्रू स्टोर कर लो, क्योंकि अपने पास टोटल 3 डिजिट नंबर है तो हमें ऐसे बहुत सारे रिमाइंडर्स मिलने वाले हैं। तो जो भी फर्स्ट रिमाइंडर मिल रहा है इसे हमने क्या किया? रिमाइंडर 1 बोल दिया। देन थर्ड स्टेप क्या रहेगी? अब लास्ट डिजिट आपको सेपरेट आउट करके मिल गया विच इज 6। 6 के बाद आपको 5 सेपरेट आउट करके मिल चाहिए, लेकिन 5 सेपरेट आउट करने के लिए ये 5 नंबर यूनिट प्लेस पे होना जरूरी है, करेक्ट? यस। और इसलिए हमें अपने इस 256 इस ओरिजिनल नंबर को मॉडिफाई करना होगा। वी हैव टू मॉडिफाई इट। और नंबर को मॉडिफाई कैसे किया जाता है? परफेक्ट, नंबर डिवाइड बाय 10, क्योंकि डिवाइड से हमें मिलता है कोशंट और जो भी कोशंट मिलेगा वो हम कोशंट 1 इस वेरिएबल के थ्रू स्टोर करेंगे। अब देखो रिमाइंडर 1 इस वेरिएबल में वैल्यू क्या है? 6 एंड कोशंट 1 इस वेरिएबल में वैल्यू क्या रहेगी? इफ यू आर डूइंग नंबर डिवाइड बाय 10 then what will be the value of quotient 1? हाँ everyone, perfect. So value of quotient 1 will be 25, right? अब हमें किसे डिवाइड करना होगा? पहले तो हमने 256 को डिवाइड कर लिया, अब किसे डिवाइड करना है? परफेक्ट, 25 को। और 25 ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर की है? 25 ये वैल्यू हमने कौन से वेरिएबल में स्टोर की है? परफेक्ट, कोशंट 1। तो अब मुझे अगर 5 सेपरेट आउट करके चाहिए तो ऑपरेशन क्या लिखूं यहाँ पे? हाँ निखिल फास्ट आंसर दे रहा है, बाकी सबको भी देने हैं। मुझे 5 सेपरेट आउट करके चाहिए। यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू है वो हमें 10 से डिवाइड करके मिल सकती है, लेकिन एज अ रिमाइंडर। और अगर ये वैल्यू सिद्धि सौम्या अगर हमें एज अ रिमाइंडर मिल रही है, सो विच ऑपरेटर वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज मॉड। करेक्ट साक्षी, ये क्लियर है सिद्धि? तो यहाँ पे हमें मॉड ऑपरेटर चाहिए, सो मॉड बाय 10 ही करना होगा, राइट? लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे? नंबर मॉड 10, लेकिन आपके नम वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर है? 256। अब हमें किसे मॉड करना है? 25 को। 25 ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? कोशंट 1 में। परफेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट कोशंट 1 mod 10
ये ऑपरेशन सबको क्लियर है क्या? पहले हमने नम क्यों लिखा और अब हम कोशेंट 1 क्यों लिख रहे हैं? यस एवरीवन? यस। और फिर अगेन हमें रिमाइंडर मिलेगा। अब ये रिमाइंडर स्टोर करते टाइम हम वेरिएबल नेम लिखेंगे रिमाइंडर 2। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक। अगर आप फिर से रिमाइंडर 1 यूज करोगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 1 इस वेरिएबल में पहले जो 6 वैल्यू हमने स्टोर की थी वो रिप्लेस हो जाएगी 5 से। ये हमें करना है क्या? नहीं, हमें 6 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। दोनों वैल्यूज अगर स्टोर करके रखनी है तो हमें सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स यूज करने होंगे। ठीक है, चलो तो 5 भी सेपरेट करके मिल गया। अब अगेन इस 25 को हमें मॉडिफाई करना होगा टू गेट न्यू रिमाइंडर, और इसलिए अपनी फिफ्थ स्टेप क्या रहेगी? कोशेंट 1 डिवाइड बाय 10। नंबर को मॉडिफाई करने के लिए हम डिवाइड बाय 10 करते हैं। सो 25 डिवाइड बाय 10 अगर आप करते हो तो आपको कोशेंट क्या मिलेगा? परफेक्ट, कोशेंट 2 विल बी 2। अब 2 ये हमें ऑलरेडी सेपरेट नंबर मिल गया है, राइट? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो बेसिकली हमें सारे नंबर सेपरेट आउट करके मिल गए। लेकिन अगर आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा तो पैटर्न कुछ ऐसा है। हमें जो नंबर्स चाहिए, सेपरेट डिजिट्स चाहिए, जैसे कि 6, 5, तो आप देखो ये 6 और 5 ये दोनों भी वैल्यूज आपको एज अ रिमाइंडर फाइंड आउट हुई थी, राइट? तो यही कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम ये 2 भी एज अ रिमाइंडर अचीव कर सकते हैं। क्या लगता है? ये 2 भी हमें एज ए रिमाइंडर मिल सकता है। सच में मिल सकता है। कैसे? अपनी 6th स्टेप क्या रहेगी? ये है आपका मॉडिफाइड नंबर 2। ये 2 वैल्यू हमने कहाँ पे स्टोर की है? कोशेंट 2 इस वेरिएबल में। सो व्हाट वी हैव टू सिंपली राइट? कोशेंट 2 मॉड 10। दैट मीन्स आप इस 2 को डिवाइड कर रहे हो 10 से, तो 2 10 से डिवाइड हो सकता है क्या? 2 10 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि 2 तो 10 से छोटा है। परफेक्ट। सो 10 0 0, 2 माइनस 0 2। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 3 इस वेरिएबल की हेल्प से हम स्टोर कर सकते हैं 2। एंड 7th स्टेप अपनी रहेगी कोशेंट 2 डिवाइड बाय 10, और यहाँ पे हमें थर्ड कोशेंट की वैल्यू मिलेगी कोशेंट 3 विच विल बी 0। अब आपका जो नंबर मॉडिफाई हुआ, पहले 256 था, 256 को मॉडिफाई किया 25 पे, 25 मॉडिफाई हो रहा था 2 पे, देन 2 को भी मॉडिफाई किया, अब नंबर हो गया 0। अब आप 0 के आगे किसी भी नंबर को मॉडिफाई कर सकते हो क्या? चांस है क्या? नो। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, अब हमें रुकना ही होगा, क्योंकि अब नंबर मॉडिफाई नहीं हो सकता। इसी का मतलब है हमें जितने नंबर्स, जितने डिजिट सेपरेट करके चाहिए थे वो सब मिल गए। तो फर्स्ट सेपरेटेड डिजिट है रिमाइंडर 1 में, सेकेंड सेपरेटेड डिजिट है रिमाइंडर 2 में, थर्ड सेपरेटेड डिजिट है रिमाइंडर 3 में। सो नाउ वी कैन सिंपली राइट स्टेप नंबर 8, सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 प्लस रिमाइंडर 3, और फिर हमें सम ऑफ डिजिट का आंसर मिल जाएगा। करेक्ट। ये अल्गोरिदम सबको क्लियर है? यहाँ पे आपने एक और पैटर्न नोटिस किया होगा। हम हर एक नंबर को मॉड एंड डिवाइड कर रहे हैं, राइट? पहले मॉड करेंगे,
then divide. Again, mod and divide. And again, mod and divide. अब ये फिर से लास्ट 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखने का रीजन ये था, मुझे आपको ये पैटर्न दिखाना था कि आपको हर एक नंबर के लिए मॉड एंड डिवाइड करना है। फिर मॉड ऑपरेटर की हेल्प से जो रिमाइंडर मिलता है दैट विल बी योर सेपरेटेड डिजिट। इस पैटर्न की वजह से हमें क्या आसानी होती है, अभी जो कोड मैंने लिखा या एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन किया वो 3 डिजिट नंबर के लिए है, लेकिन अगर आपको ये 4 डिजिट नंबर के लिए अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर के लिए सेम एल्गोरिदम अगर आप लिखोगे तो ये 2 स्टेप्स कितनी बार रिपीट होंगे, क्या लगता है? फोर डिजिट नंबर के लिए ये 2 स्टेप्स कितनी बार रिपीट होंगे? 4 टाइम्स। तो ये क्लैरिटी हमें इस पैटर्न के थ्रू आती है। ओके साक्षी, तो यस, हम यहाँ पे रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 प्लस क्वोशंट 2 लिख सकते थे, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी थी क्या? मतलब पहले 2 रिमाइंडर, उसके बाद आपने डायरेक्टली क्वोशंट यूज किया, ऐसे क्यों? तो हम एक पैटर्न सेट कर रहे हैं सो दैट आगे के जो ऑपरेशन है वो आसान हो जाएंगे, ठीक है? दैट्स वाई टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट वी आर ओनली टेकिंग द वैल्यूज थ्रू रिमाइंडर। क्वेश्चन के थ्रू भी आपको एक वैल्यू मिल सकती है लास्ट की, लेकिन हम नहीं लेंगे। क्लियर है एवरीवन? तो आपको सेम टास्क 4 डिजिट से लेके अप टू 7 डिजिट एग्जीक्यूट करना है, करोगे? अप टू 7 डिजिट नंबर। हाँ, एल्गोरिदम्स नहीं लिखने हैं, डायरेक्टली कोड लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब तक आप ये पेन पेपर पे एल्गोरिदम नहीं लिखते हो स्टार्टिंग में, तब तक कोडिंग आसान नहीं होने वाला, ये भी पॉइंट है। ओके, क्योंकि क्लैरिटी आने में, ये पैटर्न समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एटलीस्ट 4-5 डिजिट तक। हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीवन? ओके फाइन। सो यस, एटलीस्ट 5 डिजिट नंबर्स तक जो भी काम है वो पहले पेन पेपर पे लिखो कि कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करोगे। फिर 6 डिजिट 7 डिजिट नंबर्स के लिए आपने एल्गोरिदम नहीं लिखा, डायरेक्टली कोड लिखा तो चलेगा, ठीक है? तो एक कोड लिख के देखें। यस, so start with including header file, so hash include stdio.h, then entry point will be void main। मेरे भाई का बच्चा आता है इस टाइम पे हर रोज खेलने के लिए। जस्ट अ मिनट, मुझे बस घर वालों को बताने दो कि मेरा लेक्चर चल रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, सो void main will be the entry point, देन सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी अपनी? वेरिएबल डिक्लेयर करना और उसमें नंबर स्टोर करना, राइट? अब हमें जो भी टास्क एग्जीक्यूट करने हैं ना, उसके लिए इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि मुझे सम ऑफ डिजिट करना है, तो सम ऑफ डिजिट के लिए डेसिमल पॉइंट के नंबर्स लेके कुछ फायदा होगा क्या? आपको लगता है क्या? नो, मतलब जैसे कि मैंने नंबर लिया है 256 और इसे डिवाइड बाय 10 करके अगर मुझे आंसर मिल रहा है 25.6, इसे ऐड करेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं ना। तो हमें जो भी वैल्यूज चाहिए वो इंटीजर टाइप की कंप्लीट वैल्यूज चाहिए, और इसीलिए हम जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे लिखेंगे वो इंटीजर डेटा टाइप की रहेगी। सो इंटीजर नम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी के लिए जो भी वैल्यूज लोगे वो हार्ड कोडेड ही लेना, ठीक है?
सो इंटीजर num इक्वल्स टू 256। देन इसके आगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को मॉड बाय 10 करेंगे। सो नंबर मॉड 10 करते हैं तो हमें लास्ट डिजिट विच इज 6 ये सेपरेट आउट करके मिलेगा। फिर हमें इस नंबर को स्टोर करना होगा। अगर स्टोर नहीं करते हैं, सिर्फ मैं लिखती हूँ num mod 10, तो क्या होगा? If I am writing only num mod 10, then what will happen? करेक्ट, 6 आंसर तो फाइंड आउट होगा ही। एरर आएगा क्या इस वजह से? मैंने सिर्फ num mod 10 लिखा, तो एरर आएगा क्या? एरर आएगा नहीं। इफ यू रिमेम्बर, हाँ, तो ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अभी किसी ने तो आंसर लिखा दिया है यहाँ पे करेक्ट। सो मैंने आंसर बताया है, मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। तो मेमोरी में स्टोर हो नहीं होगा ऐसा नहीं है, ये मेमोरी में स्टोर भी होगा, लेकिन हमें इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी रास्ता है क्या? मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है, वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कुछ भी है क्या? नहीं। तो ये शुभम डिक्लेयर करना होगा क्या? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। सो रिमाइंडर 1 इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। वेरिएबल की हेल्प से अगर हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन आसान होगा, लेकिन हम डायरेक्टली वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी जरूरी है। तो एक ही लाइन पे हम डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट, सो इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। इंटीजर रिमाइंडर 1 इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। देन ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे कोशेंट 1। सो इंटीजर कोशेंट 1 इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। फर्स्ट टाइम जब आपने लिखा नंबर मॉड 10, तो यही पे आप कमेंट में आंसर्स भी लिख सकते हो। फर्स्ट आपने सेपरेट आउट करके मिलेगा 6, देन हमें कोशेंट मिलेगा 25, then again integer remainder 2 is equals to, अब नंबर मॉड 10 करेंगे क्या? आप ही बताओ। शुड आई राइट अगेन नंबर मॉड 10? नो। अब ये कमेंट्स में जो नंबर आप लिख रहे हो कैलकुलेशंस, ये भी आपको हेल्प करेंगे। 25 कहाँ पे स्टोर है? कोशेंट 1 वेरिएबल में, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होना चाहिए? कोशेंट 1। सो कोशेंट 1 मॉड 10 लिखेंगे, तब हमें आंसर क्या मिलेगा? 5। Then integer quotient 2 is equals to quotient 1 divided by 10। अब हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 2। As we said कि हमें जो भी सेपरेटेड डिजिट्स चाहिए वो रिमाइंडर के थ्रू चाहिए, इसलिए हम फिर से रिमाइंडर 3 भी कैलकुलेट करेंगे। सो रिमाइंडर 3 is equals to quotient 2 mod 10, and then integer quotient 3 is equals to quotient 2 डिवाइड बाय 10। परफेक्ट। सो जब हमने क्वेश्चन 2 मॉड 10 किया तो आंसर मिला 2। जब हमने डिवाइड बाय 10 किया तो हमें आंसर मिल गया 0। अब हमें पता है सारे सेपरेटेड डिजिट्स कौन से वेरिएबल में स्टोर है। सो लास्ट में हम लिख सकते हैं इंटीजर सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 प्लस रिमाइंडर 3, एंड एट द एंड हम आंसर भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटफ सम ऑफ डिजिट ऑफ। अब कौन से नंबर का सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी बताएंगे तो यूजर को और अच्छे से समझ में आएगा। सो सम ऑफ डिजिट ऑफ परसेंट डी इज इक्वल्स टू परसेंट डी। तो नंबर कौन से वेरिएबल में है? नम। उसकी सम कहाँ पे स्टोर है? सम वेरिएबल में। करेक्ट शुभम, स्लैश एन वी आर यूजिंग फॉर न्यू लाइन। अब एक ही अपने पास प्रिंटफ है, फर्स्ट लाइन प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्लैश एन नहीं दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। देन एज आई सेड
जब भी आप सी प्रोग्रामिंग में कोड लिख रहे हो, एक्सटेंशन मस्ट बी .c। तो वो उस बात का हमें ध्यान अच्छे से रखना है कि गलती से भी वहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके साक्षी, सो सम ऑफ डिजिट। एक और बेस्ट प्रैक्टिस करनी है, और वो बेस्ट प्रैक्टिस है, जब भी आप फाइल नेम देते हो तो स्पेस नहीं देनी है। आपको लगेगा मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, लेकिन नहीं, मैंने अंडरस्कोर यूज किया है। तो मेक श्योर कि आपके फाइल नेम में कभी भी स्पेस नहीं रहेगी, ठीक है? क्लियर है एवरीवन? अंडरस्कोर दो, लेकिन कभी भी फाइल नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस। So sum of digit of 256 is equals to 13. क्लियर है? तो यही टास्क आपको अप टू 7 डिजिट नंबर ट्राई करना है। सम ऑफ डिजिट क्लियर हो जाता है अच्छे से, तो इसी नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करने की भी कोशिश करो। अगर 256 है तो एज अ रिवर्स ये 652 ऐसे प्रिंट होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए। ओके, हाँ, मैंने ऐसे भी देखा है कि मैम ने बताया था 652 प्रिंट करना है, तो हमने सिंपली क्या किया, प्रिंटफ लिख दिया और यहाँ पे 3% डी लिख दिया विदाउट स्पेस, और फिर यहाँ पे हमने रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स प्रिंट किए, जैसे कि पहले रिमाइंडर 1 सो 6 प्रिंट हो जाएगा, देन रिमाइंडर 2 सो 5 प्रिंट हो जाएगा, एंड देन रिमाइंडर 1 सो 2 प्रिंट हो जाएगा, एंड हियर वी गेट द आउटपुट 652। तो ये जो आपके दिमाग में रिवर्स नंबर था, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो आपके पास जो ये ऑप्शन था वो चला गया। तो ये ऑप्शन छोड़ के आप कैसे रिवर्स नंबर प्रिंट करोगे वो मुझे बता देना, ठीक है? तो यस, इस पे काम करना है, पहले आपको काम करना है, तब जाके आप लैब ट्रेनर्स को तंग करो। सो कल के लैब सेशन में कोई भी लैब ट्रेनर्स से ये रिवर्स वाला लॉजिक क्लियर नहीं करवाएगा। फिर परसों, अगर परसों तक नहीं होता है तो आप कवर क्लियर कर लो, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है एवरीवन? यस। सो रिलेशनल ऑपरेटर देखें। यस, so next point is relational operators. अब ऑपरेटर्स के बारे में एक चीज हमें पता होना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा, हम जब भी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे थे, इन रिटर्न आपको कोई तो वैल्यू मिल रही थी, राइट? और वो वैल्यू इंटीजर टाइप की थी। अब आप ये भी कभी ट्राई करना, आप ऑपरेशन परफॉर्म करना 20.2 प्लस 15.4, तो आपको इस ऑपरेशन से आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिल सकता है, क्या लगता है आपको? 35.6। तो आपने परफेक्ट दो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स की, मतलब फ्लोट वैल्यूज की एडिशन की, तो इन रिटर्न जो एडिशन मिली वो भी फ्लोट में ही थी। दो इंटीजर की एडिशन करोगे तो इंटीजर आंसर मिलेगा। सो बेसिकली हमें लग रहा था कि अरे ये आंसर देना तो उसका काम है, तो हमें आउटपुट मिला। तो ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटर्स के बारे में एक चीज पता होना बहुत जरूरी है, विच इज एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। तो फिर अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो थे वो आपको क्या रिटर्न कर रहे थे? तो स्टार मार्क करके लिखो। पहले तो ये लाइन आनी चाहिए, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, एंड देन फॉर स्पेसिफिकली perfect. Specifically for arithmetic operators, every arithmetic operator returns operational values. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमें ऑपरेशनल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं,
उससे पहले हमने फर्स्ट लाइन लिखी थी एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, दैट मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर आल्सो रिटर्न समथिंग. So relational operator returns integer value. Relational operator returns integer value. और इंटीजर वैल्यू में इनके पास बहुत चॉइसेस नहीं होते, कभी 15 दो, कभी 100 दो, कभी 6 दो, कभी 2 दो, तो ये चॉइसेस नहीं है. रिलेशनल ऑपरेटर के पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, या तो 1 या फिर 0. So relational operator returns integer value, specifically 1 और 0. अब 1 कब रिटर्न होगा, 0 कब रिटर्न होगा, तो देख के ही हमें पता चल सकता है. 1 का मीनिंग होता है ट्रू. इन C++ प्रोग्रामिंग हमेशा याद रखना 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू एंड 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स. अब ये ट्रू फॉल्स का और रिलेशनल ऑपरेटर्स का क्या रिलेशन है, दोनों में क्या लिंक है, तो लिंक है. रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, एग्जैक्टली इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू. करेक्ट, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू, हाँ एग्जैक्टली इक्वल टू यहाँ पे मेंशन किया ना, यस. सो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू हम दो नंबर्स में से रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं. जैसे कि अपने पास एक है वेरिएबल नंबर 1, नंबर 1 में हमने वैल्यू स्टोर की है 15, एंड देन अपने पास वेरिएबल है नंबर 2, और इस num2 वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर की है 10. एंड नाउ आई वांट टू चेक नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2. ये रिलेशन करेक्ट है क्या, जो रिलेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ये करेक्ट है, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2. परफेक्ट. अगर दो नंबर्स में, दो ऑपरेंड्स में जो रिलेशन आप यहाँ पे चेक कर रहे हो वो रिलेशन अगर करेक्ट है, तो आपका कंपाइलर आपको कहता है आंसर इज ट्रू, दैट मीन्स 1. परफेक्ट. तो यहाँ पे आप रिजल्ट वेरिएबल लेके चेक भी कर सकते हो. अगर आपने लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 ग्रेटर देन num2, और बाद में अगर आपने इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करके देखी तो आपको आंसर मिलेगा 1. ठीक है. यहीं पे अगर मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 लेस देन नंबर 2, तो नंबर 1 लेस देन नंबर 2, ये रिलेशन करेक्ट है क्या, नो. तो रिजल्ट वेरिएबल में आंसर आ जाएगा 0, फॉल्स. So these are nothing but your relational operators, and relational operator returns integer value 1 और 0. क्लियर है. तो ऐसे ही आप ये सारे ऑपरेटर्स चेक करोगे, कौन से ऑपरेटर का मीनिंग क्या है. ये सारे ऑपरेटर्स आपने स्कूल में, कॉलेज में यूज किए हैं, इसकी वजह से इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको, आई नो दैट. फिर भी चलो, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b. अब मुझे बताओ रिजल्ट वेरिएबल में वैल्यू क्या रहेगी. परफेक्ट. और यहीं पे अगर मैंने लिख दिया a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, अब रिजल्ट वेरिएबल में वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू, दैट मीन्स 1. क्लियर है. नाइस. गुड. तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर एज सच मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन नेक्स्ट ऑपरेटर जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स. और लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हमें लगते हैं ट्रूथ टेबल. तो आज मैं आपको सिर्फ वो ट्रूथ टेबल दे रही हूँ. ठीक है.
अगर थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हुआ और चल रहा है तो मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का वर्किंग भी एक्सप्लेन करूँ, या फिर हम कल के सेशन में वो देखेंगे। लेकिन आज हमें जो देखना है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए ट्रूथ टेबल। ठीक है, सबसे पहले अपने पास दो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। फर्स्ट वन इज एंड, और इस एंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल एम्परसेंड से। हाँ, ये फॉन्ट विजिबल है एवरीवन? ओके, सो एंड ऑपरेटर के लिए अगेन लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो बिट बाइनरी ऑपरेटर्स है। बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों कहते हैं हम उन्हें? क्योंकि दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। सो दो ऑपरेंड्स को अभी के लिए हम एज ए इनपुट ट्रीट करेंगे। सो इनपुट 1 एंड इनपुट 2, और दो ऑपरेंड्स पे हम जो भी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका आउटपुट क्या होगा। सो इनपुट 1 इनपुट 2 आर टू ऑपरेंड्स एंड देन आउटपुट मतलब जो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है। आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे तो इनके पास भी चॉइस नहीं है। ये या तो कह सकते हैं ट्रू या फिर कह सकते हैं फॉल्स। एंड ट्रू के लिए इंटीजर वैल्यू है 1, फॉल्स के लिए इंटीजर वैल्यू है 0। दैट मीन्स आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स या तो 1 रिटर्न करेंगे या फिर 0 रिटर्न करेंगे। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? अपने दो ऑपरेंड्स के वैल्यूज पे। अब ये एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है? तो फर्स्ट होता मतलब केस 1 रहती है जहां पे आपका इनपुट 1 और आपका इनपुट 2 ये दोनों भी, यस, इनपुट 1 एंड इनपुट 2 दोनों भी वैल्यूज ट्रू है। ये जो हम देख रहे हैं वो है केस 1 फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की केस 1 में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इनपुट अगर ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू, तो फाइनल आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा? ट्रू। एंड ट्रू मीन्स 1। तो आउटपुट में ट्रू मीन्स 1 ये फिक्स है, तो हमें इन रिटर्न 1 ही आंसर मिलेगा। लेकिन फर्स्ट इनपुट एंड सेकेंड इनपुट ये ट्रू है, ये आप कौन से बेसिस पे डिसाइड करोगे? कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए। तो पैरामीटर सिंपल, फर्स्ट इनपुट आपका ट्रू है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर आपके फर्स्ट इनपुट की वैल्यू नॉन जीरो है तो उसे हम ट्रीट करेंगे ट्रू, और आपके इनपुट की वैल्यू फॉल्स है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर आपके इनपुट की वैल्यू है 0 तो हम उसे बोलेंगे कि ये इनपुट फॉल्स है। इनपुट के लिए क्राइटेरिया सिंपल है, नॉन जीरो वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू, 0 विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ -5 एंड -7 तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या लगता है? परफेक्ट, दोनों भी वैल्यूज नॉन जीरो है, दैट मीन्स दोनों भी इनपुट ट्रू है। सो ट्रू एंड ट्रू आंसर विल बी ट्रू, दैट मीन्स योर रिजल्ट विल बी 1। देन ऐसे ही अपनी केस 2 रहती है जिसमें फर्स्ट इनपुट रहेगा ट्रू लेकिन सेकेंड इनपुट रहेगा फॉल्स। तो एक इनपुट ट्रू है, दूसरा इनपुट फॉल्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। परफेक्ट, एक इनपुट ट्रू है, दूसरा इनपुट फॉल्स है, देन आंसर विल बी फॉल्स। देन केस 3 में थर्ड इनपुट में थर्ड केस में फर्स्ट इनपुट है फॉल्स और सेकेंड इनपुट है ट्रू। इन दैट केस आउटपुट विल बी
and again output will be false, that is 0. Perfect. And then last case which is case 4, जहां पे अपने दोनों भी इनपुट है false, तो अपना आंसर भी क्या रहेगा? false. एंड ऑपरेटर के लिए ये चारों केसेस क्लियर है एवरीवन? यस. अब ये एंड ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है? जब आपकी कंडीशंस ऐसे होती है, बहुत सारे कंपनीज में आपने क्राइटेरिया देखा होगा कि थ्रू आउट द करिकुलम 60+ परसेंटाइल होने ही चाहिए, राइट? तो अगर हम बोल रहे हैं थ्रू आउट द करिकुलम, तो 10th 12th बैचलर्स एंड मास्टर्स, इन चारों जगह पे 60+ होना चाहिए. अगर मुझे 10th में ही 60% मार्क्स नहीं है, सबसे फर्स्ट एजुकेशनल करिकुलम उन्होंने देखा 10th स्टैंडर्ड, वहीं पे मुझे 60+ मार्क्स नहीं है, तो वो मेरे 12th के, बैचलर्स के, मास्टर्स के मार्क्स देखेंगे क्या? नो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपल्शन है कि सभी जगह पे 60+ होना चाहिए. तो अगर मुझे 60 से कम मार्क्स है, इसी का मतलब मैं कहाँ पे जा रही हूँ? फॉल्स इनपुट पे. और अगर हमारा एक भी इनपुट फॉल्स है, एंड ऑपरेटर है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर भी क्या रहेगा? फॉल्स ही रहेगा. और इसीलिए केस 3 और केस 4 अगर आप ठीक से नोटिस करोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट इनपुट ही फॉल्स है. अगर आपका फर्स्ट इनपुट ही फॉल्स है, तो सेकेंड इनपुट चेक करने का कुछ मतलब रहेगा क्या? नो. और इसका सच में मतलब नहीं रहता है. तो हमेशा ध्यान में रखना, जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग आलसी है, वैसे ही अपना कंपाइलर भी थोड़ा बहुत आलसीपना करता है. वो कहता है फर्स्ट इनपुट अगर फॉल्स है, एंड ऑपरेटर है, तो हमें पता है आंसर फॉल्स ही आएगा. तो इसके बाद आप कितने भी इनपुट दो, वो चेक करेगा क्या? नहीं. वो बाय डिफॉल्ट आपको आंसर दे देगा फॉल्स. यही आपको सेंटेंस में लिखना है. मतलब if your first input is false and you are using AND operator, then we do not check the second input and we directly give the result as false. ये आप अपने सेंटेंस में लिखो. नॉट नेसेसरी इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में लिखो. इफ यू आर कंफर्टेबल विथ कन्नड़ा, कन्नड़ा में लिखो. लेकिन ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि अगर फर्स्ट इनपुट फॉल्स है, एंड ऑपरेटर है, तो हम सेकेंड इनपुट चेक करेंगे ही नहीं. विदाउट चेकिंग फर्दर इनपुट्स वी विल डायरेक्टली गिव द आंसर एज अ फॉल्स. क्लियर है एवरीवन? यस. अब अभी जो केस हमने देखी वो थी एंड ऑपरेटर के लिए. ऐसे ही अपना सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर होता है विच इज और. तो ये है अपना और ऑपरेटर. अगेन यहाँ पे भी हमें सेम सिनेरियो चाहिए, तो इसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ. आउटपुट चेंज होगा ऑब्वियसली, सो आउटपुट डिलीट कर लेते हैं. इस कलर को नॉर्मल पे लाते हैं, नो फिल, एंड देयर वी गो. अब और ये जो कंडीशन है, और कंडीशन हम कब यूज करते हैं? जब अपने पास ऑप्शंस रहते हैं. ठीक है. अगर आपके पास ऑप्शंस है, तो हम हमेशा और ऑपरेटर चूज करेंगे. जैसे कि रहता है ना, ठीक है ये नहीं तो वो चलेगा. बहुत बार कंपनी जब भी जॉब की रिक्वायरमेंट पोस्ट करती है, तो वहां पे अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज दिए जाते हैं. या तो आपको गोलैंग आना चाहिए, जावा आना चाहिए, या फिर पाइथन आना चाहिए. इन तीनों में से अगर कोई भी बैकएंड लैंग्वेज आपको आती है, तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो. तो यहाँ पे कंपल्शन है क्या कि तीनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए? नहीं. वो चेक करेंगे गोलैंग आती है क्या? नहीं. चलो सेकंड चेक कर लो. जावा आती है क्या? नहीं, वो भी नहीं आती है. फिर थर्ड चेक करो. अच्छा पाइथन आती है? ओके पाइथन आती है, फिर भी आप एप्लीकेबल हो. फिर ऐसा भी हो सकता है उन्होंने देखा अरे शुभम को गोलैंग आती है, तो गोलैंग आती है तो उसे जावा आता है, पाइथन आता है या नहीं?
इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। उसे गोलैंग आती है ना, चलो तुम भी एप्लीकेबल हो। समझ में आ रहा है? तो जहां पे भी आपको दिखता है ग्रीन सिग्नल कि हाँ ये रिक्वायरमेंट, ये कंडीशन, ये इनपुट ट्रू हो रहा है, तो वहीं पे हम आंसर बता देंगे, हाँ चलो तुम एप्लीकेबल हो, तुम आ सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? ट्रू। तो और में अगर आपका एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो आपका आंसर भी ट्रू रहेगा। तो फर्स्ट केस में आपका फर्स्ट इनपुट है ट्रू, सेकेंड इनपुट है ट्रू, तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्या रहेगा? 1। परफेक्ट। एंड 1 मीन्स ट्रू। करेक्ट। देन अगेन इन केस 2 आपका फर्स्ट इनपुट है ट्रू और सेकेंड इनपुट है फॉल्स। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? अगेन ट्रू। करेक्ट, 1। इन केस 3 फर्स्ट इनपुट है फॉल्स बट सेकेंड इनपुट है ट्रू। अब आउटपुट क्या आएगा? अगेन 1, दैट इज ट्रू। परफेक्ट। एंड इन फोर्थ केस दोनों भी इनपुट की वैल्यू है फॉल्स। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 0, दैट मीन्स फॉल्स। ओके। अब जैसे हमने शुभम का एग्जांपल देखा कि शुभम को गोलैंग आती है, तो उसे जावा और पाइथन आता है या नहीं, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फर्स्ट क्राइटेरिया चेक किया, वहीं पे वो एप्लीकेबल हो गए, राइट? सेम है सिनेरियो आपके केस 1 और केस 2 में। अगर आपका इनपुट 1 ट्रू है तो इनपुट 2 चेक करने के लिए आप टाइम वेस्ट करोगे क्या? नो। एज आई सेड, अपने जैसे ही अपना कंपाइलर भी आलसी है, तो वो चेक करता है, अरे फर्स्ट इनपुट ट्रू है ना, तो बाय डिफॉल्ट आंसर ट्रू ही रहेगा, तो सेकेंड इनपुट चेक करके क्या फायदा? तो वो सेकेंड इनपुट चेक ही नहीं करेगा, वो आपको डायरेक्टली आंसर देगा ट्रू। जैसे एंड ऑपरेटर में अगर आपका फर्स्ट इनपुट फॉल्स है तो वो सेकेंड इनपुट चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्टली आंसर देगा फॉल्स। लेकिन एंड में अगर आपका फर्स्ट इनपुट ट्रू है तो वो बोलेगा चलो ठीक है फर्स्ट इनपुट ट्रू है, लेकिन नॉट नेसेसरी सेकेंड इनपुट भी ट्रू हो, और इसलिए वो खुद जाके सेकेंड इनपुट चेक करेगा। अगर सेकेंड इनपुट भी ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू, लेकिन अगर सेकेंड इनपुट फॉल्स है देन आंसर विल बी फॉल्स। सेम गोज विथ और ऑपरेटर। फर्स्ट इनपुट फॉल्स है, ठीक है ना, फर्स्ट फॉल्स हो सकता है, मतलब जया को गोलैंग नहीं आती होगी, ठीक है, चेक करते जावा आता है क्या, दैट मीन्स चेक करते हैं सेकेंड इनपुट क्या है, तो सेकेंड इनपुट ट्रू है देन आंसर विल बी ट्रू। फोर्थ केस में ऐसे भी हो सकता है, हाँ मतलब हाँ बाबा प्रगति को गोलैंग नहीं आ रही, जावा भी नहीं आ रही, पाइथन भी नहीं आ रही, कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रही, देन आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल सबको क्लियर है? ओके। इस ट्रूथ टेबल में किसी को कोई डाउट? यस, एनीवन, एनी डाउट इन ट्रूथ टेबल? नो। ओके। तो ये जो दो ट्रूथ टेबल मैंने आज दिए हैं, इसका रीजन ये है, ये ट्रूथ टेबल आपको 5 टाइम्स लिखने हैं, ठीक है? यू हैव टू ड्रॉ दिस ट्रूथ टेबल फॉर 5 टाइम्स। और आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल नहीं लिखने हैं, आपको इस टेबल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा? इफ फर्स्ट इनपुट इज फॉल्स and you are using AND operator, then we do not check the second input. We will directly give the answer false. Similarly, if first input is true and we are using OR operator,
then we do not check the second input, we will directly give the output as true. तो 5 टाइम जब आप ये टेबल ड्रॉ करोगे, ये सेंटेंस आपके हर एक डायग्राम के पीछे, हर एक टेबल के नीचे 5 टाइम्स होना ही चाहिए। तो 5 टाइम्स टेबल, 5 टाइम्स डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? यस। तो ये 5 टाइम्स लिखना है। देन सम ऑफ डिजिट के लिए आपको अप टू 7 डिजिट ये एल्गोरिदम लिखना है, कोड भी लिखना है। पेन पेपर पे एल्गोरिदम अप टू 5 डिजिट लिखो, लेकिन आपके कोड अप टू 7 डिजिट तक रेडी होने चाहिए। प्लीज एक ही फाइल में सब मत लिखो। हर एक एल्गोरिदम मतलब 3 डिजिट नंबर का कोड अलग फाइल में, 4 डिजिट नंबर का कोड अलग फाइल में, हर एक डिजिट के नंबर के कोड के लिए सेपरेट फाइल क्रिएट करो। ठीक है? यस। एनीवन, एनी डाउट? नो। अरे वाह, अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ फिर मैं। शुभम, पहिले आपल्याला अल्गोरिदम्स लिहायचेत. सो परवाच्या लेक्चरमध्ये मी अल्गोरिदम्स एक्सप्लेन केलेत. एकदा ते सेशन रिवाइज कर. आणि तू जे म्हणतोयस की कोडिंग म्हणजे ते समजलं नाही. सो परवाचं म्हणजे फ्रायडेचं सेशन एकदा चेक कर. थर्सडेला मी अल्गोरिदम लिहून दाखवलाय आणि फ्रायडेला मी त्याचा कोड पण करून दाखवलाय. सो थर्सडे आणि फ्रायडेचे जर तू लेक्चर्स रिवाइज केले तर हा पॉइंट क्लिअर होऊन जाईल. आणि तरीही नाही झालं तर एकदा लॅब सेशन्स मध्ये हा पॉइंट रेज करशील. ठीक है? सो लैब ट्रेनर्स से बोल के ये रिवाइज कर लेना. लेकिन मुझे जितना मतलब मुझे तो लगता है कि लेक्चर रिवाइज करके आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. ठीक है शुभम? हा, तेच मी म्हणते. तू जर रेकॉर्डिंग पाहिलंस ना तर तुला ते पॉइंट क्लिअर होतील. आणि पहिल्यांदा आपल्याला अल्गोरिदम लिहायचे, नंतर कोड करायचं. ते होऊन जाईल मग. Algorithm means step-wise explanation, what you are going to do in coding. पहले स्टार्ट करो, देन वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करो. सारे स्टेप्स थेरोटिकल मैनर में आप लिख रहे हो. जया, ये असाइनमेंट आपको बाद में सबमिट भी करनी है. हो शुभम, मी लेक्चर मध्ये सर्व घेतलंय. अल्गोरिदम्स थर्सडेला घेतलेत आणि कोड फ्रायडेला घेतलेत. हे 2 सेशन्स तू एकदा चेक कर. येस. सो एल्गोरिदम राइटिंग ये प्रैक्टिस के लिए था जया, लेकिन जो कोड हम लिख रहे हैं उसे सबमिट भी करना है. ओके, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है क्या? अभी सबमिशन के लिए टाइम है. अभी अपने फ्री सेशंस चल रहे हैं ना, तो अभी तो आपको कुछ सबमिशन नहीं करना है. अभी सिर्फ कंप्लीट करके रखना है. फिर जैसे ही आपका ये फ्री सेशंस खत्म हो जाएंगे तो आपको सबमिट करना है. यस. फाइन. कल रंजित सर को बोलना है फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है? उन्हें बताओ कि मैम ने बताया है फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो. यस. अगर अपने सारे फाइल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहेंगे तो जब भी आपको असाइनमेंट दिखाने का टाइम आता है तो वो आसानी से आप दिखा सकते हो.
जब भी असाइनमेंट सबमिशन का टाइम आएगा तो आपको यहाँ-वहाँ कोड ढूँढते बैठने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो वो याद से रंजित सर से कर लेना। यस। चलो देन, शैल वी स्टॉप फॉर नाउ? हाँ, इस पे रिप्लाई देना होता है और फिर मीटिंग लेफ्ट करनी होती है। ये क्वेश्चन पूछते ही सब लेफ्ट करना स्टार्ट कर देते हो। थैंक यू। चलो एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।